Good afternoon, students. We have completed the budget receipts in the previous class. Now, the second component of budget is the budget expenditure. So now from today we will discuss the budget expenditure. Now, budget receipts, in budget receipts we have discussed that it is about the collection of revenue. So in budget receipts, government collects the revenue from different sources, from tax and from non-tax sources. We discussed many sources from where government collects the money. Now today we will discuss the budget expenditure, that after the collection of money, how government spent it for different purposes, and how many types of expenditure are there. All these things we will discuss in today's class. Now, budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government on its development and non-development programs, on its planned and non-planned programs during the fiscal year. So it is simply about the estimated expenditure of the government, okay? And government जो expenditure करते हैं वो आपको डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं. उसमें डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट हो सकता है, प्लान या नॉन प्लान हो सकता है, ठीक है. तो उसको हम लोग देखते हैं. सो इट मे बी क्लासिफाइड इन 3 ways. बजट एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ways. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पहला होगी. दूसरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. तीसरा हो गया प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन आपको ये भी जानना है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है. तो आप इतना तरीक़ा से इसको डिवाइड कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को. लेकिन जो हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसी के अंदर में जो है बाकी सभी आपको एक्सपेंडिचर आ जाता है. तो उसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर व्हिच डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. ना ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है. क्योंकि हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम लोग क्या देखे थे, सेम चीज़ हम लोग वहाँ भी देखे थे. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी ना तो कोई एसेट पे कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही लायबिलिटीज़ पे, ठीक है. उसका मतलब वहाँ क्या हो रहा था, ना ही एसेट में आपको कोई रिडक्शन हो रहा था और ना ही लायबिलिटीज़ में आपको कोई रिडक्शन वहाँ हो रहा था, और ना ही वहाँ पे लायबिलिटीज़ बढ़ रहा था. यहाँ पे आपको क्या है, डज नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे जिसमें आपको एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है. यानी कि यदि गवर्नमेंट मान लीजिए कोई चीज़ में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मान लीजिए एक प्लांट बना रहे हैं, एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो वहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा. तो ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई एसेट नहीं हो रहा है, डज नॉट काउज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ में ना ही गवर्नमेंट का लायबिलिटीज़ यहाँ कम हो रहा है. यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से जो गवर्नमेंट का लायबिलिटीज़ है, यानी कि यदि वो कर्ज है गवर्नमेंट के ऊपर में और कर्ज जो है चुकाना चाह रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि इससे कोई लायबिलिटीज़ कम नहीं होता है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही आपको लायबिलिटीज़ ही कम हो रहा है. यानी कि दोनों में से किसी के ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज एंड स्कॉलरशिप, ये सब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. जैसे ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई एसेट तो नहीं हो रहा है क्रिएट, और ना ही गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटीज़ कम हो रहा है. जितना उसको कर्ज है उतना ही कर्ज है, इससे तो कम नहीं हो जाएगा कर्ज गवर्नमेंट का. तो ये सब आपको यहाँ पे हुआ. Capital expenditure, it refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which affects assets and liabilities status of the government. Now capital expenditure में क्या हो रहा है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे एसेट्स पे भी फर्क पड़ रहा है और लायबिलिटीज़ पे भी क्या हो रहा है इसमें। दिस एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एसेट्स ये क्रिएट करता है, कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। या तो यदि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें या तो एसेट क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास जो कुछ एसेट हो रहा है, कुछ संपत्ति क्रिएट हो रहा है, या फिर उसका लायबिलिटी जो है वो कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एमएनसी, यदि मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका शेयर को यदि गवर्नमेंट खरीद रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, क्योंकि इसको खरीदने में जो गवर्नमेंट खर्च कर रहा है उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास एसेट हो रहा है, एसेट आ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स जो बना रहे हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर में जो खर्च कर रहा है, तो डैम्स क्या हो गया, एक एसेट हो गया गवर्नमेंट के लिए। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स को जो चुका रहा है, चुकाने के लिए जो खर्च किया, लोन को चुकाने के लिए जो पैसा जो है खर्च किया, उससे क्या हो रहा है, आपको लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट का कम हो रहा है। देयर इज रिडक्शन इन लायबिलिटीज, यानी कि कर्ज जो है कम हो रहा है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है, ये जो है एसेट क्रिएट करेगा या फिर लायबिलिटीज़ को कम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इट रिलेट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, हेल्थ, एजुकेशन, इटीसी। ये सब पे जो इसके ऊपर में जो खर्च किया जा रहा है ये सब आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट यूजुअली प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता है, जो डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है, उसको लोग बोलते हैं आपको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इट रिलेट्स टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च होता है मेंटेन करने में गवर्नमेंट को, डिफेंस पे जो खर्च होता है, जस्टिस पे जो खर्च होता है, डिफेंस पे जो खर्च किया जाता है आपको आर्म्स खरीदने पे या कोई दूसरा डिफेंस रिलेटेड जो होता है उस पर, फिर जस्टिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सब जनरली इसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इसको नहीं माना जाता है, तो इसको हम लोग बोले नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद लास्ट में प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री। आपको मालूम है कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो आपको प्लान किया जाता था, अब इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो वहाँ जो प्लानिंग के अनुसार जो प्लान किया है कि ये सब प्रोजेक्ट जो है आपको इस्टेब्लिश करना है, ये सब प्रोजेक्ट पे खर्च करना है, उसको हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो सेंट्रल प्लान के द्वारा जो है उसको तैयार किया जाता है। It is incurred on financing the objectives of central plans of different sectors of the economy. For example, plan expenditure on health, education, law and order etc. जो प्लानिंग के द्वारा जो आपको सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा जो खर्च किया जाता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। ये पहले से मालूम रहता है कि आपको किस सेक्टर में जो है कितना खर्च करना है, कौन कौन सा जो है आपको हिस्सा में कितना खर्च करना है, इसको ये पहले से ही मालूम है, ये पहले से ही प्लानिंग जो है किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच आर नॉन प्लान। इट इज इनकर्ड ऑन फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट प्लान इन द सेंट्रल प्लान। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर एज ए रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, फ्लड्स etc. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम लोग उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो आपको नॉन प्लान रहता है, यानी कि पहले से इसका प्लानिंग नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास में, पहले से इसका कोई भी जो है आपको प्लानिंग नहीं रहता है, कोई भी इसका मोटिव नहीं रहता है खर्च करने का, लेकिन आपको ये खर्च करना पड़ जाता है अचानक। जैसे मान लीजिए यदि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक विक्टिम्स को यदि उसके ऊपर में यदि खर्च करें, यदि फ्लड्स आ गया, फ्लड्स के ऊपर में यदि आपको एक्सपेंडिचर हो रहा है, सुनामीस आ गया या कोई दूसरा टाइप का यदि आपको क्राइसिस आ गया, वहाँ पे जो खर्च हो रहा है उसको हम लोग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी कि प्लानिंग नहीं किया गया था और फिर वो खर्च करना पड़ा।
So now we discussed till now the budget and types of budget. Now we will discuss the budget deficit and its types. हम लोग अब बजट डेफिसिट पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे. Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue including borrowing. Now यहाँ पे जो कुछ टर्म्स है उसको आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि छोटा छोटा डिफरेंसेस है. जैसे कि मान लीजिए बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये सब हम लोग देखेंगे ना. जो गवर्नमेंट जो खर्च करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है, ये हमेशा रेवेन्यू के बराबर नहीं होता है. वी शुड नो दैट व्हाट एवर इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट मीन जो भी अमाउंट आपको खर्च किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इतना ही खर्च करेगा जितना कि उसके पास में कलेक्शन आया रेवेन्यू का. इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम. नाउ यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया. यहाँ भी आपको हमेशा लगभग डेफिसिट में ही आपको यहाँ पे बजट रहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे लगभग हमेशा ज़्यादा रहता है और रेवेन्यू कम होता है. तो इसको हम लोग बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब कुछ टर्म्स है, इसको हम लोग देखते हैं. तो डेफिसिट का मतलब ये हो गया, डेफिसिट का मतलब हो गया कि आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रेवेन्यू कम. नाउ बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग. ये वर्ड को आपको याद रखना है. बजट डेफिसिट का मतलब क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाएगा, जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, माइनस टोटल रिसिप्ट्स. और जो टोटल रिसिप्ट्स आएगा, जो टोटल कलेक्टेड आपको अमाउंट आएगा, वो चाहे टैक्स या फिर नॉन टैक्स सोर्सेज से जो रेवेन्यू आएगा वो, इंक्लूडिंग बोरोइंग, प्लस में जो बाहर से जो कर्ज लिया जाएगा, ठीक है, वो सभी को हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे. और टोटल एक्सपेंडिचर्स उसको हम लोग माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम लोग को क्या मिलेगा? मिलेगा हम लोग को बजट डेफिसिट. सो बजट डेफिसिट मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन total expenditure and total receipts. So budget deficit is the difference between total expenditure and total receipts. Now one thing that you are needed to keep in mind, that is including borrowings. Total receipts include the borrowings also. यहाँ पे borrowing भी include है, इस चीज़ को याद रखना है. Budgetary deficit can be of 3 types. बजटरी डेफिसिट जो है इसको 3 टाइप में आपको बांटा गया है. पहला है रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि आपको एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको यहाँ पे कम है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो रेवेन्यू आप खर्च कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. इसको इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे. रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. Next is fiscal deficit. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing. इस टर्म को आपको याद रखना है कि बजट डेफिसिट में इंक्लूडिंग बोरोइंग रहता है, यानी कि बाहर से जो कर्ज लिया जाता है उसको भी हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं रिसिप्ट्स में. लेकिन यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में जो बाहर से जो आपको कर्ज लिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, उसको हम लोग हटा देते हैं ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. सो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. जो टोटल खर्च हुआ माइनस जो टोटल आपको रिसिप्ट हुआ, ठीक है, इसमें कर्ज को छोड़ करके हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट. सो इट शोज द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स. और इससे हम लोग को क्या पता चलता है फिस्कल डेफिसिट से? इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को कितना जो है मनी आपको लोन लेना पड़ेगा, बाहर से बोरो करना पड़ेगा इंटरेस्ट को देने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए हम लोग को कितना मनी देना पड़ेगा. उससे यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसमें से टोटल रिसिप्ट्स को हम लोग माइनस कर दिए
तो मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को यदि हम लोग माइनस कर दिए तो क्या होगा, कुछ एक वैल्यू होगा, जो वैल्यू ज़्यादा हो रहा है यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और वो जो मनी होगा उस मनी को हम लोग को बाहर से लेना पड़ेगा। तो उससे हम लोग को यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को कितना मनी जो है बाहर से आपको बोरो करना पड़ेगा, कितना वहाँ से बाहर से लेना पड़ेगा। ओके, सोर्सेस ऑफ फिनांसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट जो होता है तो उसको फिनांस करने के लिए जो बाहर से मनी लाएगा, कहाँ से लाएगा, तो पहला है उसमें दो सोर्सेस है, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। डोमेस्टिक सोर्स से मनी ला सकता है, तो डोमेस्टिक सोर्स क्या हो गया, कॉमर्शियल जैसे बैंक से हो गया, डोमेस्टिक सोर्स है, या पब्लिक से डोमेस्टिक सोर्स हो गया। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, जो आपको बाहरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, ये सबसे यदि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सबसे यदि मनी लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। उस या फिर डेफिसिट फिनांसिंग, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेफिसिट फिनांसिंग, तो इसको आप याद रखेंगे। द गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द RBI अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। यदि RBI से बोरो करेगा गवर्नमेंट, RBI इशूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस, और RBI क्या करेगा, नया करेंसी जो है उसको इशू करेगा। दिस प्रोसेस नोन एज डेफिसिट फिनांसिंग, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फिनांसिंग। मीन्स इन डेफिसिट फिनांसिंग गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द RBI अगेंस्ट द सिक्योरिटीज एंड RBI इशूज न्यू करेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फिनांसिंग। लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। हम लोग देखें बजट डेफिसिट, हम लोग 3 तरह का भी देखे हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखे हैं रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से यदि हम लोग इंटरेस्ट जो देंगे, जो बाहर से जो लोन लिए हैं, बाहर से जो कर्ज लिए हैं, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग इसमें से हटा देंगे, यानी कि इंटरेस्ट को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे कि कितना हमको इंटरेस्ट देना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स on the previous borrowings. It shows the total borrowings requirements of the government excluding interest payments. यहाँ पे आपको ये क्या बताता है प्राइमरी डेफिसिट, कि आप जो है बाहर से कितना मनी को बोरो करेंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स को छोड़ करके। इस चीज़ को याद रखना है कि बाहर से आप कितना मनी को बोरो करेंगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम लोग हटा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब हम लोग देखे थे वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, फिस्कल डेफिसिट में क्या देखे थे, इट शोज द टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि कितना मनी जो हम लोग को बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग काउंट कर लेते हैं इसमें फिस्कल डेफिसिट में। तो फिस्कल डेफिसिट आपको बताता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना आपको रिसिप्ट्स हुआ। माइनस करने के बाद हम लोग को क्या पता चलता है कि कितना जो है आपको मनी बाहर से आपको लेना है और कितना उसमें इंटरेस्ट आपको देना है, दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है। इन प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दिए तो क्या हो गया आपको, इट्स शो द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट को छोड़ करके जो टोटल बोरो कितना मनी बाहर से बोरो करना है उसको हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस टुडे द बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, all these we have discussed. I hope that you have understood the meaning of this. There are some numerical questions related to deficit that we will discuss. Okay, so you will remember these formulas. First one is for primary deficit equal to fiscal deficit minus इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है फिस्कल डेफिसिट का आपको याद रखना है, इसका डेफिनेशन आप याद नहीं रखेंगे, इसका आप फार्मूला को याद रखेंगे और उससे ऑटोमेटिकली आप जो डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को इसमें हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, इसको याद रखना है।
यानी कि ये जो टोटल रिसिप्ट है इसमें बोरोइंग जो है आपको इंक्लूड नहीं है, ये बोरोइंग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन बजट डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बजट डेफिसिट में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। यहाँ पे बोरोइंग भी इंक्लूड है, यानी टोटल जो है आपको यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए इसको लोग ओवरऑल बोलते हैं, टोटल ओवरऑल डेफिसिट जो है यानी कि बजट डेफिसिट जो है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।